हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की है और आज उस सीरीज़ का डे सेकंड है। सो ये एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए हो जाती है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ आने वाले हैं और हम यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के टोटल 5 सीरीज़ करेंगे और वहीं इंडियन इकोनॉमी के भी हम टोटल 5 सीरीज़ करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल 10 डेज़ में हम 100 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, जो कि सिर्फ 20-25 मिनट्स आपको देने पड़ेंगे और उसके साथ आपका एग्ज़ाम के ओवरऑल एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना देर करे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लैंडिंग पर्पसेस। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को फॉर लैंडिंग पर्पस, कि आगे उसको लोन के तौर पर लैंड करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए इज़ कमर्शियल बैंक, बी इज़ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। सो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है लैंडिंग पर्पज से। ओके, सो एक्सप्लेनेशन से समझते हैं इसे। अ कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड गिविंग लोन्स फॉर इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो जो कमर्शियल बैंक होता है वो हमारा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। किससे एक्सेप्ट करता है? जनरल पब्लिक से। यानी हम जब जाते हैं और बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो वो जो डिपॉजिट होता है उसके थ्रू जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं? सो कमर्शियल बैंक एज अ लोन उनको लैंड करते हैं। ठीक है, तो ये लोन एक तरीके से कमर्शियल बैंक की इन्वेस्टमेंट होती है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं। दैट्स वाई वो लैंड करते हैं डिपॉजिट को। जो डिपॉजिट उन्हें मिला होता है उसका कुछ परसेंटेज को शेयर जो होता है वो लैंड कर देते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लैंडिंग पर्पजेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड है और मैंने आपको पहले ही बोला था जब स्टेटमेंट्स आ जाए तो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट को देख कर डरना नहीं है, उसको क्लियरली आपको पढ़ना है पहले। जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं स्टेटमेंट 1। द कंजप्शन कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, तो इन्हें शॉर्ट करके पढ़ेंगे। तो पहले हमने एक लाइन समझ ली कि जो कंजप्शन कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, स्ट्रेट लाइन कर्व, ड्यू टू द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन किसकी रिलेशनशिप के साथ? इनकम और कंजप्शन की। ठीक है, एंड द एजम्पशन ऑफ कांस्टेंट एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 इज एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजप्शन कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजप्शन कर्व पैरेलल होता है एक दूसरे के? सो स्टेटमेंट को समझिए और आंसर दीजिए इन सभी ऑप्शन में से, और ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये ऑप्शंस आपको कभी भी सिमिलर नहीं मिलेंगे, ऊपर नीचे मिलेंगे। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है और यहाँ बोथ स्टेटमेंट ट्रू है, तो कभी कभी बोथ स्टेटमेंट सबसे ऊपर लिखा होता है। तो पूरे एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। सो अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यानी कि जो कंजप्शन कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। किसके रिलेशनशिप की वजह से? इनकम और कंजप्शन के बीच के रिलेशनशिप की वजह से। एंड द एजम्पशन ऑफ कांस्टेंट एमपीसी, और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और वहीं स्टेटमेंट 2 में एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो कंजप्शन कर्व के पैरेलल होती है, ये बोल रखा है। तो देखिए C+I दो कंपोनेंट्स को मिलकर एग्रीगेट डिमांड कर्व बनता है। ये मैंने आपको लास्ट जो MCQ सीरीज थी डे 1 की उसमें समझाया था किस तरीके से होता है। वहीं यहाँ से हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन से स्टार्ट होता है। सो कंजप्शन और हमारा AD जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, इस डायग्राम के थ्रू प्रूफ हो रहा है। ओके, सो बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू। क्लियर, आगे चलते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। फिर से अगेन स्टेटमेंट वाला, बट इसमें छोटी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टेटमेंट 2 कैपिटल इज द फ्लो कॉन्सेप्ट। सो स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा। शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। और जल्दी से इसका आंसर दीजिए।
सो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता ही होगा, आई होप। सो आंसर डी इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, क्योंकि जो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट होती है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं होती, और जो कैपिटल होता है वो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये उल्टा दे रखा है, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं जो स्टॉक कॉन्सेप्ट होते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट फ्लो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से करा रखा है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। बिटवीन नेट इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल, कैपिटल जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। देखिए मैंने कहा था आपको कि ये उल्टा दे रखा है, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है एंड कैपिटल हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इट इज मेजर्ड ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है वो ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर होता है, और नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है तो वो एक फ्लो में चलता रहेगा। इट इज मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा करंट टॉपिक पे बेस्ड है। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो सीबीएसई आपसे पूछ सकती है जो करंट अफेयर से रिलेटेड हों, ठीक है। तो ये है रशियन यूक्रेन क्राइसिस के बारे में। तो रशियन यूक्रेन क्राइसिस से आप सब अवेयर होंगे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे। ये क्वेश्चन मैं आपका लेकर आई हूँ, जो हमारे सीबीएसई ने सैम्पल पेपर लॉन्च किए थे उसमें से है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये हमारे काम का नहीं है, जब सीबीएसई ने ये सैम्पल पेपर में पूछा है आपसे तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो देखते हैं क्वेश्चन। Owing to the Russia-Ukraine crisis, the world is experiencing rising crude prices. तो क्रूड प्राइसेस में इंक्रीज देखा गया था, ठीक है, ड्यू टू सप्लाई साइड इशू। तो जो जहाँ से सप्लाई हो रही थी उस साइड से इशू देखने को मिला था कि क्रूड प्राइसेस के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। सो आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, सिचुएशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इंडियन इकोनॉमी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या असर पड़ा इंडियन इकोनॉमी का, इन ऑप्शन के थ्रू उसका आंसर ढूंढिए, ठीक है। ऑप्शन ए, प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन इंडिया विल राइज। कार के प्रोडक्शन में इंक्रीज हो गया था। प्रोडक्शन सेल ऑफ साइकिल इन इंडिया विल राइज। क्या साइकिल का प्रोडक्शन एंड सेल इंक्रीज हो गया था इंडिया में। या इनफ्लो ऑफ यूएस डॉलर इन इंडिया विल राइज। जो यूएस डॉलर है उसका इनफ्लो स्टार्ट हो गया था इंडिया में। या फिर आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम इंडिया विल राइज, यानी कि हमारे इंडिया से बाहर आउटफ्लो होने लग गया था यूएस डॉलर का, ठीक है। तो क्या चीज़ बढ़ा था, किस चीज़ में राइज आया था, वो चीज़ देखनी है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका, फिर मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन इसको क्लियर करूँगी, ठीक है। तो चलते हैं इसके करेक्ट आंसर की तरफ। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम इंडिया विल राइज। तो यूएस डॉलर का आउटफ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इंडिया का, ठीक है। तो कैसे बढ़ा था, इसे मैंने बहुत ही सिंपल इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। तो अगर आप एक बार इसके एक्सप्लेनेशन खुद से पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में इजीली याद आ जाएगा कि हाँ भाई किस वजह से रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से हमारा आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर इंक्रीज हुआ था, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हेन इंडिया बाइज ऑयल फ्रॉम अदर कंट्रीज इट यूजुअली पे इन यूएस डॉलर। तो इंडिया जब किसी भी कंट्री से ऑयल बाय करती है तो वो किस में पेमेंट करती है, डॉलर में पेमेंट करती है, ठीक है। कौन करती है, इंडिया। इफ द कॉस्ट ऑफ ऑयल गोज अप, अब राइज हो गए प्राइस ऑयल के, क्योंकि इधर बोला राइजिंग क्रूड प्राइसेस, ठीक है, ड्यू टू क्राइसिस, ओके, ड्यू टू सप्लाई साइड इशू, लाइक इट इज़ नाउ ड्यू टू इशू बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो मतभेद चल रहे थे उस वजह से जो ऑयल का कॉस्ट था वो इंक्रीज हो गया था। इंडिया हैज़ टू स्पेंड मोर यूएस डॉलर टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ ऑयल। तो मतलब जितनी क्वांटिटी पहले खरीद रहे थे ऑयल की उतनी ही क्वांटिटी के लिए अब इंडिया को ज़्यादा यूएस डॉलर पे करना पड़ रहा था, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ ऑयल खरीदने के लिए। क्लियर। सो दैट्स वाई इन्होंने बोला है आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम इंडिया विल राइज, हैज़ टू स्पेंड मोर यूएस डॉलर टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ ऑयल। Clear? This increase in spending can lead to more US dollar flowing out of India, affecting the country's financial balance. तो इस वजह से जो फाइनेंशियल बैलेंस था इंडिया का इकोनॉमी का वो अफेक्ट हुआ था बहुत ज़्यादा रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से। यानी मतभेद दूसरी कंट्री में हुए बट उसका इफेक्ट हमारी कंट्री को भी पड़ा। ओके, क्लियर है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा रशिया यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से हमारा यूएस डॉलर क्यों आउटफ्लो इंक्रीज हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
सो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज। तो जब वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज होती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी तो उस टर्म को क्या बोलेंगे, डिवैल्यूशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन या नन ऑफ द अबव। सो जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेप्रिसिएशन। सो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको अच्छे से समझा रखी है, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। चाहे तो आप फुल वीडियो में जाकर इसको अच्छे से समझ सकते हैं, अदरवाइज मैंने इसका शॉर्ट भी क्रिएट कर रखा है, तो आप चाहें तो चैनल पे इसका शॉर्ट देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाके डालिए एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी बाय कॉमर्स एट ईस्ट क्लासेस, तो आपको वहाँ पर 60 सेकेंड में ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है, जब वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। तो जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो एप्रिसिएशन होता है, और डेप्रिसिएशन होता है जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ओके, तो एग्जाम्पल मैंने आपको समझा रखा है, आप जाके वो शॉर्ट वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी, डेप्रिसिएशन इज करेक्ट। जब डिक्रीज होगी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो उस सिचुएशन को जब डिक्रीज होगा वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी उसे हम डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी बोलते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है, तो ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट नंबर 1, एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। तो अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट का मेरा लेक्चर देखा होगा तो करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने इसे बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो जाकर पहले वो लेक्चर देखिए, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो अब पहले आप खुद बताइए इस चीज़ को कि जो एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है इंडिया की, वो कौन सी साइड में रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती है क्या, बताइए। और स्टेटमेंट 2 में पूछ रहे हैं आपसे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया की है वो क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। सो अब देखिए और बताइए दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या कोई एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट ही हमारे यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन से समझते हैं, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को तो वो हमारा क्रेडिट साइड में आता है करंट अकाउंट के। ठीक है, वहीं जो हमारे इंडिया की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी हमारी क्रेडिट साइड आती है, बट कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में आपको डिफरेंस पता होगा, तो आप इजीली बता सकते हैं कौन सी सर्विसेज, कौन सी ट्रांजैक्शंस जो हैं हमारी वो क्रेडिट साइड आएगी और कौन सी डेबिट साइड आएगी। ओके, तो एक्सप्लेनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा, उसे समझते हैं। सो देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। Think of the current account as record of a country's transaction with the rest of the world like trade in goods and services। ठीक है, करंट अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ है, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी हमारी करंट अकाउंट में आएगी। सो व्हेन इंडिया एक्सपोर्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, जब इंडिया एक्सपोर्ट करती है यानी कि निर्यात करती है फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो किस मोटिव से करती है, प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से करती है। ठीक है, तो अर्निंग मनी, इट्स लाइक रिसीविंग क्रेडिट फॉर प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज, सो इट गोज ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। तो क्रेडिट जो होता है हमारा वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव साइड होता है। ठीक है, और जो डेबिट होता है वो हमारा नेगेटिव साइड होता है, क्योंकि वो हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। राइट, तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझ आ गया होगा क्या करंट अकाउंट में आएगा, क्या कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम विच सेक्टर डज इंडिया रिसीव द हाईएस्ट शेयर ऑफ जीडीपी। तो सबसे ज़्यादा शेयर जीडीपी का कौन से सेक्टर का है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन, गैस मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, एलाइड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, पब्लिक एंड डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट है जिसका हाईएस्ट शेयर ऑफ जीडीपी हो।
सो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शेयर होता है जीडीपी में, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू आप इसका शेयर देख सकते हो, जीडीपी में किसका शेयर कितना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, देखते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सर्विस सेक्टर। तो यहाँ इकोनॉमिक सर्वे से ये डेटा हमने ले रखा है। इस डेटा में देखिए एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारा सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो आप खुद देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा 3.5 है, इंडस्ट्रियल जो है 4.1 है, और वहीं हमारा जो सर्विस सेक्टर वो 9.1 है 2022-2023 में, ठीक है। इन तीनों सेक्टर्स में सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा शेयर है। तो ये भी आपका करंट टॉपिक हो गया कि कौन सा शेयर किसका सबसे ज़्यादा है। तो बेसिकली सर्विस सेक्टर का जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा है इंडियन इकोनॉमी में। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीजेज इफ डैश। तो मनी सप्लाई कब इंक्रीज होती है, ये सब मैंने आपको करा रखा है। मनी सप्लाई कब इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी। अगर आपने क्लासेस ली है मनी एंड बैंकिंग वाली तो आपको क्लियर होगा मनी सप्लाई इंडिया में कब इंक्रीज होता है। तो जल्दी से इसके ऑप्शन देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंजेक्ट मोर मनी इन सर्कुलेशन। जब इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंजेक्ट किया जाता है आरबीआई के थ्रू, तब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। या फिर द कमर्शियल बैंक एक्सपेंड देयर क्रेडिट ऑपरेशन। जब कमर्शियल बैंक अपने क्रेडिट ऑपरेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तब मनी सप्लाई इंडिया में इंक्रीज होगी। या टैक्स रेट आर रिड्यूस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स रेट कम कर देगी, यानी कि जो टैक्स पे लगने वाला रेट है वो कम हो गया, वो रिड्यूस हो गया, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज द बैंक रेट। या जब बैंक रेट इंक्रीज कर देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक रेट को बढ़ा देगा, तब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो आप चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए और बताइए इनमें से कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 आर करेक्ट। यानी कि ऊपर की तीनों स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है, ठीक है। देखते हैं आंसर। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1, 2, 3 आर करेक्ट। क्योंकि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंजेक्ट करेगी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सर्कुलेशन में, तब क्या होगा, मनी की जो सप्लाई होगी वो बढ़ जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर कमर्शियल बैंक क्रेडिट ऑपरेशन इंक्रीज कर देगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगी, तो जब ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होगा। क्लियर? वहीं टैक्स रेट आर रेड्यूस। अगर टैक्स रेट कम कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो टैक्स रेट जब कम होगा तो लोग टैक्सेस वगैरह पे करेंगे, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ रिड्यूस होगी तो इंडियन इकोनॉमी में इंक्रीमेंट आएगा मनी सप्लाई में, ठीक है, और क्या चीज़ रिड्यूस होगी जिससे मनी सप्लाई में इंक्रीज आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 आर करेक्ट। अगर आपको मनी सप्लाई का टॉपिक अच्छे से समझना है तो मैंने आपको बैंकिंग के पार्ट 2 में करवा रखा है, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ सर्च कीजिएगा बैंकिंग पार्ट 2, ठीक है, बैंकिंग का पार्ट 2 बाय कॉमर्स एट ईज क्लासेस। तो वहाँ पर आपको मनी सप्लाई का ओवरऑल मिल जाएगा, कौन सी चीज़ के इंक्रीज होने से मनी सप्लाई इंक्रीज होगी और किसका रिडक्शन होने से मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज सारा अच्छे से समझा रखा है वहाँ पर आपको। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन का है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि मोस्टली असर्शन रीजन के क्वेश्चन सीबीएसई आपसे पूछ रही है इस बार, ठीक है। सो देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन ए एंड रीजन आर, चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। ओके, सो असर्शन है एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स। क्या एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होती है? वेयर एज एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट एक्चुअल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो जब मैंने आपकी डिटेल क्लास ली थी उसमें मैंने आपको एक्सपोज्ड और एक्स एंटी में डिफरेंस समझाया था। तो एक्सपोज्ड और एक्स एंटी में अगर आपने मेरी क्लास लिया तो आपको डिफरेंस पता होगा। तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या दे रखा है इन्होंने एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट का? एट इक्विलिब्रियम लेवल एक्स एंटी सेविंग्स एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इक्विलिब्रियम लेवल पे जितनी भी सेविंग्स है एक्स एंटे की और जितनी भी एक्स एंटे की इन्वेस्टमेंट है वो एक दूसरे के इक्वल होती है।
तो बताइए, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, या बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, या assertion A इज ट्रू, रीजन R इज फॉल्स, या assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। बताइए। तो अगेन वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना आंसर दीजिए, देन वीडियो को पॉज से हटा के अपना आंसर चेक कीजिए कि आपका आंसर जो आपने सेलेक्ट किया है वो करेक्ट है या नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, assertion A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू, यानी कि रीज़न जो है वो सही है बट जो assertion दी हुई है वो गलत है, उसमें कहीं ना कहीं गलती है। तो क्या गलती है? जो एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ठीक है। और वहीं एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी एक्चुअल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो इसको मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ क्योंकि हम विद एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं समझा है तो अभी आप अच्छे से इसे समझ सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटी सेविंग और एक्सपोज्ड सेविंग चारों दे रखे हैं, तो चारों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि जो पहले से प्लान करी हुई हो, ठीक है, कि प्लान करके चलते हैं हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो बिफोर इट एक्चुअली अकर्स, जब ये सच में होने वाली है उससे पहले ही हम उसको प्लान करके चलते हैं, तो हमारा एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब पहले से सोचा होना, प्रोजेक्शन और इंटेंशन मेड प्रायर टू द इन्वेस्टमेंट टेकिंग प्लेस। तो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को लेने से पहले ही जब हम एक्सपेक्टेड प्लान कर लेते हैं इसको कि हमें कितनी एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट करनी है, वो हमारा एक्स एंटे होता है, ठीक है, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। तो वो हुआ हमारा एक्सपेक्टेड, ओके। वहीं एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट, तो पोस्ट से ही आपको समझ आ रहा होगा कि बाद में जो हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट दैट अकर्ड आफ्टर द फैक्ट। तो एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आफ्टर द फैक्ट होती है, ठीक है। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटे जो है एक्सपेक्टेड हो गया और एक्सपोज्ड जो है वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हो गई। तो देखिए यहाँ पर एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दे रखी थी, बट प्लान्ड कौन सी होती है? एक्स एंटे जो होती है वो प्लान्ड होती है और एक्सपोज्ड जो होती है वो आफ्टर द फैक्ट होती है, ठीक है। अभी देखा था हमने पीछे, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट आफ्टर द फैक्ट, ठीक है, ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है हमारी। वहीं एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, वो एक्चुअल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी है पर वो एक्चुअल लेवल नहीं होती। जो एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट होती है, एक्चुअल नहीं होती। तो ये इन्होंने उल्टा दे रखा है, ठीक है, तो इसलिए असर्शन करेक्ट नहीं था हमारा। अगर आपको पता होता है एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस, तो आप बहुत ही इजीली assertion एंड रीजन का आंसर दे सकते थे। सो दैट्स वाई assertion A इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। एक्स एंटे सेविंग और एक्सपोज सेविंग भी ऐसे ही है। एक्स एंटे सेविंग प्लान्ड और एक्सपेक्टेड सेविंग होती है, ठीक है, और एक्सपोज्ड सेविंग जो होती है वो एक्चुअल सेविंग होती है हमारी आफ्टर द फैक्ट, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस देख लीजिएगा इन्वेस्टमेंट और सेविंग में। सो एक्स एंटे जो है हमारा वो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लान्स बिफोर एन इवेंट, इवेंट के होने से पहले जो होता है वो एक्स एंटे हुआ, और एक्सपोज्ड जो इवेंट के होने के बाद हुआ, ऑब्जर्व्ड आफ्टर द इवेंट, तो वो एक्सपोज्ड हुआ, ठीक है। सो एक्स एंटे और एक्सपोज्ड में डिफरेंस भी आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, क्वेश्चन नंबर 10। द फॉर्मूला फॉर फिस्कल डेफिसिट इज। मैं गारंटीड बोलती हूँ कि आपसे इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, एंड रेवेन्यू डेफिसिट। तो उसे प्रिपेयर करके ज़रूर जाना, ठीक है। मैं आपको सर तीनों ही क्लियर कर दूंगी, फिस्कल, प्राइमरी और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो पहले आप इसमें से ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए खुद से, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे फिस्कल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला है और बाकी के जो इससे रिलेटेड प्राइमरी एंड रेवेन्यू डेफिसिट है उनके भी फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, बोरोइंग्स को हटाकर, ठीक है। देखते हैं आंसर। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो फिस्कल डेफिसिट में क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपको तीनों फॉर्मूले दे रखे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। तो सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट देखते हैं। जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर है
उसमें से जितने भी हमारे रिसीप्ट्स हैं उन्हें माइनस कर देंगे तो हमारा फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। बट ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आपको उसमें से बोरोइंग्स को भी एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स और एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? फिस्कल डेफिसिट का, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए अच्छे से आपको आना चाहिए। वहीं रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस करेंगे रेवेन्यू रिसीव्स, देन वी गॉट रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर? वहीं नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए अगर आपसे न्यूमेरिकली क्वेश्चन आ जाता है कि भाई प्राइमरी डेफिसिट निकालिए, तो आपको फिस्कल डेफिसिट पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको फिस्कल डेफिसिट नहीं पता और आपको यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट्स दे रखा है, तो आप पहले टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स को और जो भी बोरोइंग्स होगी उसे माइनस करके फिस्कल डेफिसिट निकाल लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा। जब फिस्कल डेफिसिट निकल जाएगा तो फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करेंगे तो आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए आपको फिस्कल डेफिसिट पता होना चाहिए और उसमें से जितने भी इंटरेस्ट की पेमेंट्स होगी वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट भी आ जाएगा। तो कोई एक आपको पता होना चाहिए, आप दूसरा निकाल लेंगे खुद ही। तो इन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये सारे एमसीक्यूज जितने भी मैंने आपको कराए वो सब आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो एक एक एमसीक्यू की क्लास को जितनी भी सीरीज़ में लूँगी आपकी, उसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में उनसे रिलेटेड टॉपिक्स से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बिलीव कीजिए और ध्यान से अपना कॉन्सेंट्रेट करके इन क्वेश्चंस पर भी ध्यान दीजिए और अपने एमसीक्यू के 20 मार्क्स जो हैं वो पक्के कर लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको जितनी भी वीडियोस हैं एमसीक्यू रिलेटेड और टॉपिक से रिलेटेड वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इस एमसीक्यू की सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन सब की भी मदद हो सके, उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके और उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। हम सबको मिलकर साथ चलना है। तो इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।